तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं बेटे इस विविध प्रश्नावली का। ये लास्ट लेक्चर मुझे लग रहा हो जाएगा, क्योंकि अब 12 क्वेश्चंस हो चुके हैं पिछले लेक्चर तक, है ना। अब 13 से लास्ट फिनिश ही करेंगे, इसको टेंशन ना लो चाहे जितना समय लगे। 13वें सवाल से बात करते हैं, फिर आगे थोड़े मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक छोटे क्वेश्चंस भी हैं, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ। इससे पहले वाले क्वेश्चंस जरूर देख लेना बेटा, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं विविध प्रश्नावली के, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बहुत मज़ेदार बातें इससे पहले वाले जो सॉल्यूशंस रहे हैं उसमें हुई हैं, है ना। तो क्या है इस क्वेश्चन की बात हम करें और देखते हैं क्या क्या काम हमें करने हैं। भाई साहब कह रहे हैं 13 क्वेश्चन में कि किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय के लिए मान लीजिए कि कोई स्टार है, ये स्टार कोई एक संक्रिया है जो px, फिर वही बात जो मैं पिछले लेक्चर में बताई, px क्या है, x का ये घात समुच्चय है। और घात समुच्चय का मतलब क्या होता है कि x के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। ये बात मैं बता चुका, 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के पीछे आ चुके हैं। उप समुच्चयों का समुच्चय आप पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, क्वेश्चंस कई सारे इस तरीके के px वाले। इससे पहले 2 क्वेश्चन आ गए हैं जहां पर जो क्रिया है, जो संक्रिया है, वो उस तरीके से डिफाइन ये दी गई है, ठीक है ना। तो कैसी दी गई है भाई कि अगर a स्टार b है ना, तो वो a माइनस बी इंटरसेक्शन यूनियन b माइनस ए के बराबर है, ठीक है। और ये भी है कि फॉर ऑल, उसने कहा है फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, कि जो a कोमा b ये दो होंगे, दो सेट है, वो कहां से आते हैं, पावर सेट ऑफ x में से आते हैं। चलो ठीक है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय जो फाई होगा, रिक्त समुच्चय आपको पता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। फाई इज व्हाट, जो केवल दीवारें खाली होती हैं, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। एक्स का तत्समक अवयव बनेगा। ओके, तत्समक हम लोगों ने बात कर ली है पिछले क्वेश्चंस में भी, इसमें भी बहुत अच्छे से करूंगा, टेंशन ना लो। तथा px के समस्त अवयव व्युत्क्रमणीय है, मतलब सभी अवयव का इनवर्स निकाला जा सकता है। px के अंदर जितने भी सेट होंगे उन सब का इनवर्स निकाला जा सकता है। कि जैसे a है तो a का इनवर्स a ही रहेगा, b है तो b का इनवर्स b ही रहेगा, c है तो c का इनवर्स c ही रहेगा। इस तरीके से ये भी शो करना है, तो 2 मिनट लगेंगे, बस थोड़ा सा मेरे साथ आप जुड़े और इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं। तो काम कितने करने हैं इसके अंदर, बस 2 काम करने हैं, तत्समक वाला 1 और व्युत्क्रमणीय वाला 2। तो तत्समक के लिए क्या कंडीशन होती है हमने बताई थी आपको, कि वैसे हमने बाइनरी ऑपरेशन के लिए, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन एक सेट, अगर हम वैसी जनरली बात करें जो हमने पहले पढ़ा है 1.4 में, कोई द्विआधारी संक्रिया है जो a क्रॉस a से a के अंदर अगर है और इसके अंदर से हम 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, एक एलिमेंट लेके चलता हूं मैं a, और अगर हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि a स्टार e इज इक्वल टू a और e स्टार a भी a ही बन जाए, तो ये जो e है अगर ये भी a में हो तो इस e को हम लोग तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्समक। इट मीन्स इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब यही रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, है ना, बिकॉज यहां पर हम सेट ले रहे थे इस तरीके से, तो हम एलिमेंट इस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन अब हम ले रहे हैं सेट, पावर सेट, दिस टाइप ऑफ, है ना। तो फिर हम लोग कैपिटल लेटर्स में अवयव लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि स्टार p क्रॉस px क्रॉस px से px के लिए अगर हम बात करें फॉर ऑल a कोमा एक में के लिए, ठीक है ना, मैं a स्टार एक एलिमेंट लेके चलता हूं e, आई डोंट नो ये क्या होगा, मतलब यहाँ पे स्मॉल ले रहे थे तो थोड़ा सा मैं जब इसको कैपिटल ले लिया है ना, तो हम इसको भी कैपिटल ले लेंगे। बराबर होना चाहिए हमेशा a के, एंड e स्टार a भी आपका a ही होना चाहिए, ठीक है ना। और जहां पर, ठीक है ना, जहां पर ये जो a है इट कम फ्रॉम द सेट px, ठीक है। अब देखो सुनो, इसमें ऑपरेशन लगाइए आप। इसका ऑपरेशन का मतलब है कि a माइनस ई यूनियन e माइनस ए
शुड बी इक्वल टू ए एंड ई माइनस ए यूनियन ए माइनस ई, ये भी आपका ए ही आना चाहिए। अब इस कंडीशन में ना, इसमें ई का एक ऐसा मान हमें फाइंड करना है जो इसको वेरीफाई करता हो। और सीधी सी बात है, हम लोग अपने दिमाग पे ज्यादा जोर क्यों दें, बहुत दे लिया यार, बहुत क्वेश्चंस पे जोर दे लिया। उसने खुद ही सिद्ध करने को कहा है, तो उसने कहा फाई है, तो आप फाई लेके चलो, तो ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ना। ई इज इक्वल टू फाई के लिए हम इस रिजल्ट को देखते हैं, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए इज इक्वल टू, क्या ए आता है? देखेंगे फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। देखो, जब ए में से फाई घटता है तो ए ही आएगा ना भाई, किसी सेट में से फाई घटाओ, ए माइनस फाई क्या आता है? ए ही आता है, समुच्चय सिद्धांत में पढ़ के आए हैं मेरे भाई। यूनियन, अब फाइव में से जब ए घटता है, फाइव में से जब ए घटेगा तो फाई आएगा, समुच्चय सिद्धांत में पढ़ा है भाई, समुच्चय वाले चैप्टर में 11th में। अब देखो ए का यूनियन फाई के साथ करो तो ए ही आएगा ना, बिल्कुल। यहां पे भी आपको पता है ये फाई आएगा, यूनियन यहां पे भी बता आपको ये ए आएगा, मैं भी क्लियर करता हूं, टेंशन ना लो। और ए यूनियन फाई ए ही होता है, इज इक्वल टू ए, तो बात सही है। यहां पे लिख देंगे अतः फाई पी एक्स में तत्समक है। अब फाई बिलोंग्स टू, है ना, पी एक्स में तत्समक है। ओके, इसको क्लियर करते हैं जरा, जैसे मान के चलोगे ए इज इक्वल टू, आपने ए बी सी ले लिया, एंड फाई क्या होता है? फाई तो ये होता है केवल दीवार, तो ए माइनस फाई निकालना जरा। ए माइनस फाई में जो कॉमन एलिमेंट है वो कट जाते हैं, और जो पहला सेट है उसके एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो ए बी सी, है ना। तो अब देखो ए माइनस फाइव कितना आ गया? ए ही आ गया ना, है ना। और अगर फाइव माइनस ए कर लें तो फाइव का मतलब खाली में से घटा लो ए बी सी। मेरे भाई सुनो, जब घटाते हैं तो कॉमन एलिमेंट कट जाते हैं, पहले वाला सेट के एलिमेंट, बचे हुए एलिमेंट यहाँ लिखते हैं, तो पहले वाला सेट तो फाइव है, तो फाइव आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, ये समुच्चय की बात थी। चलिए, अब पहला काम हमने निपटा दिया है, ठीक है। अब हमें देखना है, अब हमें क्या करना है, ये भी प्रूफ ही करना है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त सबका सारे अवयव व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय के लिए क्या खास बात होती है कि अगर मैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स लेके चलता हूं, फॉर ऑल के लिए बात करता हूं, के लिए, तो आपको पता है ना कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए, तो जो ए है, ए का इनवर्स बी कहलाता है, ये वाली बात है ना। तो यहां पे क्या करेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आना चाहिए फाइव, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव है, और बी स्टार ए भी फाइव आना चाहिए। फाइव मीन्स बिकॉज आपका जो ई है ना, ई है वो हमने क्या लिया था? फाइव तो लिया था। तो अब सुनो, ऑपरेट करो इसको, इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो है वो फाइव होना जरूरी है, और बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी भी आपका फाइव होना जरूरी है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, सही कहा। अब सुनो, ये रिलेशन किसके लिए ट्रू होगा? ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, क्योंकि बहुत लगा लिया इस एक्सरसाइज के अंदर, खुद ही कहा उसने ए का इनवर्स ए के बराबर होगा, तो सीधी बात है b इज इक्वल टू ए के लिए, b इज इक्वल टू ए के लिए, ठीक है ना। तो भरो इसमें a माइनस ए यूनियन b, a माइनस ए इज इक्वल टू फाइव, चेक कर लो, a माइनस ए एंड यूनियन ए माइनस ए बिल्कुल ट्रू है भाई। ए में से घटेगा फाइव आ जाएगा, फाइव यूनियन फाइव इज इक्वल टू फाइव, एंड फाइव यूनियन फाइव इज इक्वल टू फाइव, तो फाइव इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू फाइव। सही आ रही बात? इसका मतलब ए का बी जो है, बी वो ए का प्रतिलोम है,
है ना, प्रतिलोम है, यानी कि ए का इनवर्स जो है वो बी है, और हमने ए इज इक्वल टू बी लेके चले हैं, तो ए का इनवर्स जो है वो ए ही रहेगा। और सुनो मेरी बात, और सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हम लोग जो लेके चलते हैं फॉर ऑल लेके चलते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए। तो मेरे भाई समस्त अवयव के लिए प्रूफ हो गया ये। उसने कहा समस्त अवयव के लिए करना है, तो हम तो समस्त के लिए लेके चले थे, फॉर ऑल नहीं लेके चले गए। चिन्ह बता रहा है कि हमने सभी के लिए लेके चले हैं, तो बस इतना करना है। इसको उठाओ, पटको, नोट करो। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए जी बेटा, एक और मजेदार सवाल, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवालों में दिमाग लगाने का मन करता है, बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस को करने में। नॉर्मली बहुत से बच्चे, बहुत सारे टीचर्स, ठीक है, पास कर देते हैं इसको, हटाओ, ठीक है ना, लेकिन हम करेंगे। देखो कह रहे निम्नलिखित प्रकार के समुच्चय, एक समुच्चय है हमारे पास में 0 1 2 3 4 5 के लिए एक द्विआधारी संक्रिय स्टार परिभाषित है। ये है ना, कि ए स्टार बी दो तरीके से डिफाइंड है, कि अगर ए प्लस बी का योगफल 6 से छोटा है तो ए प्लस बी यूज करेंगे, अगर 6 से बड़ा योगफल आ रहा है या बराबर आ रहा है तो ए प्लस बी माइनस 6 का ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि शून्य, हमें सिद्ध करना है, बस ज्यादा टेंशन नहीं, शून्य इस संक्रिया का तस्मक अवयव है और समुच्चय का अवयव, समुच्चय का प्रत्येक अवयव शायद इसमें होगा, समुच्चय का प्रत्येक, समुच्चय का प्रत्येक, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। और व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि अगर किसी का भी इनवर्स निकालेंगे तो इस सिस्टम से निकालेंगे, 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जैसे जिसको हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है। देखो ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब एक बात सुनो, अगर मैं फॉर ऑल, अच्छा इस सेट को कुछ कह लो पहले, जैसे सेट हमारा जो दिया इसको मैं ए कह देता हूं, 0 1 2 3 4 है ना, 4 एंड 5 है ना, ये हमने सेट इसको ए कह दिया। तो अगर मैं भाई प्रत्येक के लिए ना चेक करूं, मैं फॉर ऑल लेके चलता हूं, फॉर ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए अगर हम बात करें, के लिए हम लोग बात करें, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की खास बात, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू 0 के लिए देखें, क्योंकि हमें इसे तो प्रूव करना ना के लिए। देखो अब आप सुनो मेरी बात, इसमें आप रुक जाओ, ई इज इक्वल टू अगर हम 0 ले लेते हैं के लिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ए स्टार 0 इज इक्वल टू ए एंड 0 स्टार ए। ओके, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ए स्टार 0 है, ए स्टार 0, इसमें ऑपरेशन लगाना है, ए स्टार 0, तो कौन सी डेफिनेशन काम में आएगी, दिमाग लगाओ, इन दोनों को जोड़ के देख लो, ए प्लस 0, ये हमेशा 6 से छोटा होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, ए क्या, ए कहां से आता है, ए इसमें से आता है, ए का वैल्यू कुछ भी रखो आप, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो आप, मन करे, मान के सबसे बड़ी वैल्यू रखो 5 रखो, तो 5 प्लस 0 देख लो 6 से छोटा है नहीं है, ए की वैल्यू कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, वो भी 6 से छोटा है। इसका मतलब ये जो सम होगा इन दोनों का वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा, और अगर 6 से छोटा होगा तो डेफिनेशन ये काम में आएगी, तो a प्लस बी यानी कि a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, इसमें भी यही काम होगा क्योंकि 0 प्लस ये भी 6 से छोटा होगा, तो ये भी 0 प्लस ए। मेरे भाई a इज इक्वल टू ए सभी एलिमेंट्स के लिए बात करी है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, अतः e इज इक्वल टू 0 है ना, ए में तत्समक है, इफेक्टलेस आइडेंटिटी, इफेक्टलेस एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी है, तत्समक अवयव है। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं इनवर्स वाले पोर्शन की तरफ, और इनवर्स वाली खास बात क्या होती है, तो फॉर ऑल हम लोग दो एलिमेंट्स a, b लेकर के चलते हैं फ्रॉम द सेट a,
एंड ए स्टार बी ई के इक्वल होना चाहिए एंड बी स्टार ए भी ई के इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के आप कहोगे मेरे भाई कि ये क्या है, ये क्या है, इन्वर्टेबल है इसके सारे अवयव, यानी कि इसके सारे अवयव व्युत्क्रमणीय हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई का वैल्यू 0 है और बी स्टार ए। ठीक है जी। अब आप मेरी बात सुनिए, यहां से आप मेरी बात सुनिएगा। हमें कहा गया है कि b इज इक्वल टू आपको लेना है, देखो ये है b इज इक्वल टू आपको 6 माइनस ए लेना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नाउ e इज इक्वल टू 0 तथा b इज इक्वल टू हम लोग 6 माइनस ए लेके चलते हैं, 6 माइनस ए लेके चलते हैं। अगर ये प्रूफ हो गया, ये वाला रिलेशन ट्रू हो गया, तो हम कह देंगे कि a का इनवर्स 6 माइनस ए होगा, है ना। ये तो कह रहा हूँ कि a का प्रतिलोम ये है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये आ जाएगा a स्टार 6 माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस ए स्टार ए। डेफिनेशन लगाइए, डेफिनेशन तब लगेगी, इन दोनों को जोड़ के देख लो, इन दोनों को जोड़ के देख लो। a प्लस 6 माइनस ए को जब मैं जोड़ता हूँ 6 से 6 ए से कट जाएगा तो आ जाएगा 6, यानी कि योगफल 6 के बराबर है, 6 के बराबर। 6 के बराबर का मतलब ये वाली डेफिनेशन काम में आएगी। कौन से वाली? a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी की जगह जाएगा 6 माइनस ए एंड माइनस 6 इज इक्वल टू होना चाहिए 0 के, इज इक्वल टू ये भी, इसमें भी देखो इन दोनों को जोड़ के देख लो 6 ही आएगा, डेफिनेशन यही काम में आएगी 6 माइनस ए प्लस ए माइनस 6। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, a से a कट गया, 6 से 6 कट गया, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6 से 6 0। तो बात सही हो गई ना। अतः a का जो इनवर्स है वो 6 माइनस ए है। अब इस फॉर्मूले से देखो, a का प्रतिलोम हमने निकाल लिया, a का प्रतिलोम हमने निकाल लिया है और वो है 6 माइनस ए। जैसे 0 का प्रतिलोम क्या निकलेगा बताइए, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। 1 का प्रतिलोम क्या निकलेगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। 2 का प्रतिलोम क्या निकलेगा, 6 माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। 3 का प्रतिलोम क्या निकलेगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। 4 का प्रतिलोम क्या निकलेगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 5 का प्रतिलोम क्या निकलेगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। चेक कर लो, इतनी जितने भी सारे के सारे प्रतिलोम हैं ये सारे a के अवयव हैं, a के अवयव हैं। तो इसका मतलब ये जो बात कही थी, प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रमणीय, प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। देख लो आप खुद ही उठाकर, मैं क्या मना कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप लोग इसको पूरे को पॉज करो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है ना, किसकी तरफ बेटा, 15 की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 15 की, और 15 के अंदर बहुत सरल काम है, तार उलझ गई हैं भाई, तारे मिल गई। चलिए, तो उसने कहा कि एक सेट है हमारे पास में a, जो कि ऐसे डिफाइन है -1 0 1 2, एंड b सेट है -4 एंड 4 0 2, और एक फंक्शन है f a to b और दूसरा फंक्शन g है a to b। क्रमशः fx की डेफिनेशन तो ये है और gx की डेफिनेशन ये है। तो द्वारा परिभाषित, तो f और g समान है क्या, समान है क्या? तो पहले आप एक काम करो, समान देखने के लिए सारे अवयवों की इमेज निकाल लो ना। जैसे आप फंक्शन जो बनेगा, f जो फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन फ्रॉम a to b, है ना। तो इट मीन्स f ऑफ -1 निकाल लो, f ऑफ 0 निकाल लो, f ऑफ 1 निकाल लो, f ऑफ 2 निकाल लो। ठीक है, जो भी आएगा देखा जाएगा। फिर इसी तरीके से g इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, इसके लिए भी आप क्या करोगे, f ऑफ -1 निकाल लो, अरे g ऑफ -1 निकाल लो, एंड g ऑफ 0 निकाल लो, एंड g ऑफ 1 निकाल लो, एंड g ऑफ 2 निकाल लो। क्योंकि दोनों फंक्शन आप देखो वो a से b है ना, ये भी g भी एक फंक्शन है b, यानी कि -1 0 एंड 1 2, और ये भी आपके पास में a से b ही है ना, ये भी आपका a से b ही है, -1 0 1 2, ठीक है ना, a से b ही fx भी। तो आप इसे चेक कर लो, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने की आपको, वैल्यूज बराबर आती हैं तो बात बन गई। तो चलिए f -1 इसमें भरो,
फंक्शन का डेफिनेशन है ना, तो -1 का स्क्वायर एंड -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 1 + 1 इज इक्वल टू आ गया 2। इसका निकालो, इसका है 2 इंटू -1 -1/2, सॉल्व कर लो। 2 इंटू आ जाएगा -3/2। एक मिनट, इसमें और भी तो होगा कुछ यार। हाँ, यहाँ पे -1 भी है मेरे भाई, -1 भी है, -1 इज इक्वल टू -1। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3/2 -1, 2 से 2 कटा, 3 - 1 इज इक्वल टू आ गया 2। देखो इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है। ओके, f0 का मतलब 0² - 0 इज इक्वल टू 0। इसमें निकालो 2 इंटू 0 - 1/2 -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 -1, 1 से 1, 2 से 2 कटा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी 0 आया है, ये भी 0 आया है। ऐसे आप लोग निकाल लेना, इनके सारी वैल्यूज निकाल लेना और निकाल करके देखोगे आप वैल्यूज जो है वो सेम आएंगी, तो फिर कह देना हाँ जी ये समान फलन है। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, इसमें और ज्यादा कुछ बकवास नहीं करनी है फालतू की, इतना ही करना था इसमें काम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 तो 16 के अंदर कहा गया है कि यदि एक सेट है हमारे पास में 1, 2 एंड 3, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, में संबंध में ऐसे संबंध जिनमें 1 और 2 एलिमेंट हो, इसमें संबंध 1 और 2 एलिमेंट हो, 1, 2 और तथा 1, 3 एलिमेंट हो, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होने चाहिए। अब बताऊंगा, स्वतुल्य सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या बताइए। अच्छा, ऐसे कितने संबंध बनेंगे, है ना, कि जो क्या क्या हो। पहली बात तो एक रो से में संबंध होंगे ना, एक रो से अगर हम निकालेंगे तो 1, 1 आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा, 3, 3 सही से लिख लेना, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1 एंड 2, 2 एंड 2, 3, ठीक है, फिर आ जाएगा 3, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 3। यही तो बनेगा कार्तीय गुणनफल इसका। ठीक है ना। अब हमें ये बात कर रहा है वो कि ऐसा संबंध देखना है, आर तो इसी में से निकलेगा, लेकिन खास बात ये है कि ये जो आर है, ये स्वतुल्य हो, और ये जो आर है सममित हो, और ये जो आर है संक्रामक नहीं हो। और एक कंडीशन हो रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट दिए हैं 1, 2 भी होना चाहिए एंड 1, 3 भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे वो हमें देखना है। ठीक है ना, मैं समझ पा रहा हूं, मैंने इस बार क्वेश्चन को लिखा नहीं है, मैं क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखें, मैं समझा रहा हूं आपको। उसने क्या कहा है कि एक सेट है मेरे पास में ए, ठीक है ना, ये वाला सेट, इससे कितने रिलेशन बन सकते हैं, कौन से वाले, जो स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक ना हो, और ये वाले एलिमेंट उसके अंदर हो। ठीक है, तो मैंने पहले ये दोनों एलिमेंट लिख दिए। अब सुनो, अगर ये संबंध स्वतुल्य होगा, तो उसके अंदर 1, 1 भी होगा, है ना, 2, 2 भी होगा, और 3, 3 भी होगा। ओके, क्लियर है। तो यानी कि स्वतुल्यता वाली कंडीशन फॉलो करा दी हमने। अब अगर ये सममित है, देखो ये तो सममित वाला हो ही जाएगा, ये तो सममित होते ही है, आपको पता है, ये तो डबलेट है ना, ये डबल वाले जो है ये तो सममित होते ही है। अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी तो होगा, और अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी तो होगा, जब भी तो सममित बनेगा। ठीक है जी, मेरी बात सुनो, कितने अभी इसके अंदर आगे देखो, इसके अंदर कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 बचे हमारे। 2 कौन से बचे, जैसे कि ये तो 2, 3 नहीं आया, 2, 3 नहीं आया है, और एक 3, 2 नहीं आया है, 3, 2 नहीं आया है, ये 2 नहीं आए इसके अंदर। तो अगर मैं इसके अंदर 2, 3 लिख देता हूं,
जब मैं 2 3 इसके अंदर डालूंगा, चूंकि ये सममित है तो उसके अंदर 3 2 भी लिखना पड़ेगा फिर मुझे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप देखो 1 2 1 2 फिर 2 2 3, है ना। अगर मैं इसके लिए देखूं, संक्रामक चेक कर रहा हूं इसके लिए, और 2 3 और फिर 1 3 1 3, देखो ये संक्रामक के लिए वेरीफाई हो गया। 1 3 और 3 2 और फिर 1 2 1 2 भी इसके अंदर है, 1 2 भी इसके अंदर है। देखो ये भी 1 2, यानी कि 1 3 भी संक्रामक के लिए वेरीफाई हो गई, ये भी संक्रामक हो जाएगा, ये भी संक्रामक होता है। 2 1 हमने देख ही लिया है, देखो 2 1 है और मान के चलो 1 3 लिया हमने, तो 1 3 तो आ गया आपके पास में कितना 2 3, और 2 3 भी है इसके अंदर, 2 3 भी है इसके अंदर, ये भी संक्रामक हो गया। 3 1 भी संक्रामक हो जाएगा, देखो 3 1 1 3 और 3 3 भी इसके अंदर है ना, किसी भी केस में देख लो। और 2 3 भी संक्रामक हो जाएगा, देखो 2 3 भी संक्रामक को पास कर जाएगा, 2 3 और 3 3, है ना। 3 3 से देख लो या 3 2 से देख लो, किसी से देख लो, इसके कई सारे रास्ते बन रहे हैं ना। देखो या तो आप 3 3 से देख लो, या इसका आप 3 1 से देख लो, है ना, या फिर 3 2 से देख लो। देखो आप देखो मिला करके देखो ना, आप सिर्फ सबके रास्ते बना के देखो ना, कि 2 3 तो आ जाएगा 2 3 2 1 2 2, ये सब मिल रहे हैं इसके अंदर। तो मतलब जो ये बाहर बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, इनको अगर मैं अंदर डालता हूं इसके अंदर, तो ये संक्रामक भी हो जाता, जबकि क्वेश्चन में कहा संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग इन एलिमेंट्स को 2 3 को एंड 3 2 को नहीं डालेंगे इसके अंदर, तो ये हटाने पड़ेंगे हमें, ये वाले हमें हटाने पड़ेंगे, ताकि इसकी शर्त बनी रहे स्वतुल्य और सम्मित है। चेक कर लो, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, और इसके अंदर ये भी है। ये सिर्फ एक ही ऐसा संबंध बनेगा, इसके अलावा कुछ आप बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसको हम लेके चलेंगे, दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे इन्हें डालने के बाद, भाई 2 ही तो बचे, एक तो ये बन गया, इनको डालने से दूसरा और बन सकता था, लेकिन वो कंडीशन में फेल हो रहा है, इन वाली कंडीशंस में फेल हो रहा है वो। तो इसका मतलब केवल एक ही संबंध है, तो लिख देंगे केवल एक। ऑप्शन देखो कौन सा सही है इसमें, केवल एक, कौन सा सही है, हाँ तो ए ऑप्शन सही है इसका। चलिए अब चलो, अब चलते हैं 17वें सवाल पे। 17वां सवाल भी कुछ ऐसा ही बात कर रहा है, चलो हाँ 17वां देख लेते हैं। 17वें सवाल की जो बात करी जाए, तो 17th क्वेश्चन के अंदर बेटा जो बात है वो है कि एक सेट ए दिया गया है एंड 1 2 एंड 3 उसी तरीके से, ओहो मैंने रफ कर दिया यार, अवयव हमारे पास में 1 2 होना चाहिए, किसी संबंध के अंदर अवयव 1 2 होना चाहिए, और आगे भी अवयव होंगे। शर्त है कि ये जो है तुल्यता होना चाहिए, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस संबंध होना चाहिए। तुल्यता में तो सीधी बात है, फिर वो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा भाई, तो ठीक है ओके। तो अगर स्वतुल्य होगा तो 1 1 आ जाएगा, और फिर 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, है ना आपके पास में, ठीक है आपके पास में, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इसमें आप एक रो से बना लो, एक रो से बना लो इसमें पहले, तभी मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं भी खुद कंफ्यूज होने वाला था, लेकिन मैं निकल आया। 1 1 1 2 1 3 एंड 2 1 2 2 एंड 2 3 एंड 3 1 एंड 3 2 एंड 3 3, ये तो भाई इसी में से रिलेशन निकलेंगे, अब जितने भी निकलेंगे देखा जाएगा। अब सुनो, हम एक रिलेशन बनाते हैं R1, सपोज कर लेते हैं R बनाते हैं, R1 तो क्या पता एक ही हो। उसने कहा है कि ये तुल्यता हो,
और तुल्यता होने के लिए आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था कि ये सममित भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और एक कंडीशन अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1,1, 2,2 एंड 3,3 ये तीनों एलिमेंट्स तो आएंगे। ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला तो आएगा ही आएगा, तीनों तो आएंगे। सम्मित भी ये हो जाएंगे, संक्रामक भी ये हो जाएंगे। अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाई साहब ने एक कंडीशन दे दी कि इसके अंदर एक एलिमेंट और 1,2 डालना, जो कि ड्रामा कर रहा है ये। अब सुनो, अगर ये 1,2 इसमें डालते हैं तो अगर ये सम्मित होगा तो उसके अंदर 2,1 भी आएगा, ठीक है ना, 2,1 भी आएगा, ठीक है आपके पास में। तो अब चेक करो, ये सब बन रहे हैं क्या इसमें? देखो ये सम्मित भी हो गया, देखो ये सम्मित हो गया, नहीं ये रिफ्लेक्सिव को ये भी पास करेगा, रिफ्लेक्सिव तो ये है ही है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये है ही है। सम्मित के लिए ये भी पास होगा, ये भी पास होगा, ये भी पास हो गया, ये भी सम्मित के लिए पास हो गया। ट्रांजिटिविटी के लिए तो पास है ही, ये भी पास है, ये भी पास है। ट्रांजिटिविटी के लिए देखो 1,2 है, 1,2 है, देन 2,1 है, इसके बाद हमें 1,1 मिलना चाहिए। ये ट्रांजिटिविटी के लिए ये भी पास हो गया। इसको देखो 2,1 है, 1,1 है, फिर इसके बाद 2,1 है, हाँ ये भी ट्रांजिटिविटी के लिए पास हो गया। तो एक तो यही हो गया यार, है ना, एक रिलेशन तो यही बन गया है मेरे भाई, एक रिलेशन तो यही बन गया है। तो मेरे भाई इसका एक आंसर तो यही आ गया कि एक रिलेशन तो ये बनेगा। अब देखो इसको हम R1 कह लेते हैं, और भी बनेंगे R2। R2 कैसे पता चलेगा? देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, उस पर टिक कर लो। ये भी आ गया एंड 2,1 ये भी आ गया। अब बचे हुए एलिमेंट्स देखो, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, ठीक है आपके पास में। अगर इनको भी इंक्लूड कर दिया जाए, देखो 1,1 तो रहेगा ही रहेगा, 2,2 तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाला लिख लो 1,2 रहेगा ही रहेगा, एंड मैं इसमें 1,3 भी कर लेता हूँ, 1,3 भी कर लेता हूँ, एंड 2,1 भी कर लेता हूँ, एंड 2,2 भी कर लेता हूँ, एंड 2,3 भी कर लेता हूँ, पूरा उठा लेता हूँ ऊपर वाला हो, 3,1 भी ले लेता हूँ, सारे एलिमेंट्स मैंने, क्योंकि बचे हुए कितने हैं, एक मिनट जरा, बचे हुए कितने हैं मेरे पास में? एक तो 1,3 बचा हुआ है, और एक 2,3 बचा हुआ है, एक 3,1 बचा हुआ है, एक 3,2 बचा हुआ है, ठीक है। तो सुनो, अगर नेक्स्ट वाले के अंदर R2 में कहता हूं, दूसरा संबंध बना के देख रहा हूं, अगर दूसरा बनता हो तो भाई ये तो रहेंगे रहेंगे, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, जो मैंने अभी लिखे ऊपर वाले में, ये तो रहेंगे ही रहेंगे 2,1। अगर मैं सपोज कर लेता हूं इनमें से ये वाला एलिमेंट डालता हूं 1,3, तो चूंकि ये अरे चोक टूट गई यार मेरी, दूसरी उठा लो चलो। चूंकि ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, तो 3,1 भी इसमें लिखना पड़ेगा फिर मेरे को, यानी कि ये भी आ जाएगा। अगर ये डालेंगे तो ये तो अपने आप चल के आ जाएगा। और सुनो अब सुनो, ये तो सब पास कर गए थे ना तीनों कंडीशन। इसको देखो, अगर 1,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाले पेयर कौन कौन से ये है? 3,3, तो इसका मतलब मेरे को मिलना चाहिए 1,3। तो हाँ, ये ट्रांजिटिविटी के लिए पास हो जाएगा, ट्रांजिटिविटी के लिए पास हो जाएगा, ठीक है। नहीं कितने बन रहे इसमें ऐसे? आंसर में एक बार देख ही लो ना, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट है। हाँ मुझे भी 2 ही लग रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना आपके पास। और अगर हम 3,1 की बात करते हैं तो दिस इज, ठीक है ना आपके पास में, तो 1, जैसे हमने 1,2 लिया, दिस इम्प्लाइज 3,2। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, देखो सुनो, ये ट्रांजिटिविटी के लिए ये पास हो गया था बेचारा, लेकिन इसके साथ बवाल हो गया। इसके साथ बवाल क्या हुआ? क्योंकि अगर 3,1 लें और 3,1 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, जैसे 1,1 वाला है और फिर 1,2 वाला है, बस ये तो 2 हैं, और एक और है 1,3 वाला भी है। इससे जब ट्रांजिटिविटी देखेंगे तो 3,1 बनेगा, इससे ट्रांजिटिविटी देखें 3,2 दिखेगा,
इससे ट्रांजिटिविटी देखेंगे तो 3,3 बनेगा। अब देखो ये तो है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर हम 1, 3 को इसके अंदर डालते हैं तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि 2,3 को भी लिखना पड़ेगा और 3,2 को भी लिखना पड़ेगा। 3,2 को तो लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि सिमेट्री भी तो है ना, सममितता भी तो है, तो इसके अलावा कुछ और बनेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो केवल 2 ही रिलेशन बनेंगे। ऐसे कितने बनेंगे? 2 ही रिलेशन। तो इसमें लिखेंगे आप ओनली 2। थोड़ा दिमाग ज्यादा खा लिया मैंने आप लोगों का इसमें, ओनली 2। मेरा खुद दिमाग खप गया इसके अंदर यार, लेकिन मैं जहां सोच पा रहा था मुझे मजा आ रहा था। आप लोगों को मजा आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन भाई ठीक ठाक सवाल थे, अच्छे सवाल थे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात। क्वेश्चन नंबर 18 की बात। आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर कुछ नोट, इस पर प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन पे बेटा, ठीक है? ओके चलिए बेटा, जिस तरीके के सवाल हमने करे हैं ना, पीछे बहुत अच्छे अच्छे सवाल करे हैं, और उनमें से एक ही सवाल और है जो कि बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना? बहुत अच्छा सवाल है, टेक्निकल सवाल है बेसिकली। और जिनको अगर थोड़ा बहुत आलस आ रहा होगा पानी वानी पी के आए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको खपाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। देखो उसने क्या कहा है, किसने? हमारे NCERT वाले भाई साहब ने, या जो भी है बहन, जो भी होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है R2R, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और वो निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है कि चिन्ह फलन। देखो एक सिग्नम फंक्शन पढ़ा था हमने क्लास 11th के अंदर, जिसकी डेफिनेशन ये थी, यानी कि जब x की वैल्यू, ये सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि इसकी वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं तो वैल्यू 1 आती है, और x की वैल्यू 0 के बराबर लेते हैं तो वैल्यू 0 आती है, और x की वैल्यू अगर 0 से छोटी लेते हैं तो वैल्यू -1 आती है। ये एक सिग्नम फंक्शन है, ठीक है? उसके बाद एक दूसरा फंक्शन दिया गया है GR2R, और जो कि हमें दिया गया है कि GX एक फंक्शन है। आपने सब महत्तम पूर्णांक फलन एक पढ़ा था, ठीक है ना? महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी खास बात यह है कि जैसे मैं मैं निकालूं 1.3 निकालूं, इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे? 1.3 की वैल्यू। तो ये क्या देता है? ये इससे छोटा इंटीजर देता है, यानी कि 1 आ जाएगा, है ना? जो अंदर लिखा है जस्ट छोटा, मान लो 2.7 होता तो हम लोग लिखते 2, है ना? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी चर्चा हमने शायद पीछे भी 1-2 क्वेश्चंस में करी है। तो ठीक है, समझ आ गई। फंक्शन दोनों मुझे समझ में आ गए। ये सिग्नम फंक्शन है जो वैल्यूज इस तरीके से दे रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना? जो वैल्यूज देता कैसे है मैंने अभी बताया है, कैसे वैल्यू देता है। और अगर इसके बारे में नहीं पता है तो बेटे ये क्लास 11th में भी था, थोड़ा वहां से एक बार रिकॉल करें, किताब खोल करके, नोट्स खोल करके, किताब ही खोल कर देख ले 11th वाली, सिग्नम फंक्शन और ये वाला फंक्शन किस तरीके से काम करता है। उसके बाद ये कह रहा है कि फोग और गोफ अंतराल इसके अंदर 0 to 1, ये अंतराल कैसा है आपको पता है? ये ओपन है, इधर से ये क्लोज है, ये क्या है? क्लोज है, इधर से भी क्लोज है, इधर से भी क्लोज है। मतलब क्या है कि वैल्यू जो है आप 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, 0 भी लेनी है और 1 भी लेनी है, इसके बीच की वैल्यू उसके बारे में बात कर रहा। इस अंतराल में ना ये दोनों संपाती होंगे। संपाती का मतलब एक ही जगह एक ही फंक्शन बन जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे, सेम फंक्शन बनेंगे इस सेट के अंदर। ये तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले हमें देखने के लिए गोफ भी निकालना पड़ेगा, है ना? और फिर फोग भी निकालना पड़ेगा, जो मैं आपको समझा पा रहा हूं शायद। तो पहले मेरे को गोफ भी चाहिएगा और फोग भी चाहिएगा। उससे पहले आप सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मुझे कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में हल्का सा, क्योंकि 0 वैल्यू लेंगे ना तो 0 पे तो 0 हो जाएगा यार, तो कोइंसाइड कैसे कर जाएंगे, फिर संपाती कैसे कर जाएंगे? क्योंकि NCERT हमने 11th में 12th में भाई NCERT हमने इंग्लिश वाली पढ़ाई है इंटर कॉलेज में। तो यहाँ पर ना एक बार देख लूँ मैं, किताबों में तो ये दिया, लेकिन आप इसको यहाँ पर, ठीक है ना, इसको ये यहाँ से ओपन इंटरवल करो इसको, मतलब ये 0 वैल्यू नहीं लेनी है, 0 वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है? ये तभी प्रूफ हो पाएगा, क्योंकि 0 पे देखेंगे, 0 पे तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना यार। करेक्शन करो आप इसको, यही करो, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन बहुत बारी कराया है। तो आप
इसको ये वाला करें काट के अपनी एनसीईआरटी किताब में, ठीक है। चलिए ओके, अब मेरी बात सुने ध्यान से, मेरी बात सुने ध्यान से। अगर मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन को 0,1 इंटरवल में, अगर मैं देखूं मैं एफ एक्स की वैल्यू देखूं तो कितनी वैल्यू आएगी मुझे आप बताइए देख करके, समझो जरा पहले। यानी कि जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए, जीरो से बड़ी वैल्यू देखो, जीरो नहीं है, जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही है तो केवल एक ही डेफिनेशन काम में आ रही है। तो इस इंटरवल के अंदर अगर x है ना, x अगर हम लोग यहां से लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू केवल 1 आती है, चाहे चेक कर लो डेफिनेशन के हिसाब से। इस चीज को दिमाग में रख लो कि अगर हम x को इसमें से लेके चलते हैं, सीधी सी बात है ना भाई, आप देख लो ना, आप देख लो ना, अगर मैं यही बना दूं, ये नंबर लाइन बना दी, यहाँ पे हमने 0 दिखा दिया है ना, यहाँ पे हमने 1 दिखा दिया, तो 1 से बड़ी वैल्यूज इधर आएंगी ना सारी सारी, और यहाँ पर एफ एक्स की हमेशा वैल्यू 1 है और 0 पर 0 है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था, मैं कह रहा था इसीलिए 0 पे 0 गड़बड़ है। और 0 से छोटी की बात हमने करी नहीं क्योंकि इधर वाला इंटरवल हमने लेना ही नहीं है ना आपके पास में। तो हमें तो कौन सी वैल्यूज लेनी, ये वाली वैल्यूज लेनी है, सिर्फ इधर वाली, ठीक है। ये 1 भी लेना है और ये भी लेना है। चलो एफ एक्स हमने निकाल लिया, इस इंटरवल में क्या हुआ अब ध्यान दो। अब मैं निकालूंगा जी एक्स, जब एक्स वैल्यू लेता है इस ओपन क्लोज इंटरवल 1 में से, लेकिन जी एक्स जो है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में, इसको हम इस इंटरवल को ना, मैं एक काम करता हूं, देखो मैं इसको ना तोड़ लेता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ओपन इंटरवल 1 और यूनियन 1 को मैं अलग कर लेता हूं, 1 को अलग कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मे है ना, यहां पे भी मे लिखो, यहां पे मे लिखो, मे। अब जी एक्स की वैल्यू देखो आप क्या होगी, जी एक्स की वैल्यू, दो चीजों पे ब्रेक हो गए तो दो जगह देखनी पड़ेगी। कैसे देखनी पड़ेगी आपको, कि जब x वैल्यू ले रहा है इस इंटरवल से 0,1 से, तो अब 0,1 से यानी कि आपके पास में इसके बीच की 1 भी लेनी, इसके बीच में कभी कहीं भी वैल्यू रखोगे तो gx क्या वैल्यू देगा, लोवेस्ट इंटीजर है ना, आपके पास में क्या वैल्यू देगा भाई, 1 से कम, जैसे 0 पॉइंट हमने 5 लिखा तो 0.5 का इंटीजर तो आपके पास में 0 ही आएगा, तो आप यहाँ पे 0 वैल्यू दोगे। लेकिन अगर x की वैल्यू इक्वल हो जाती है 1 से तो फिर 1 ही आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये हमने क्या करा, इस इंटरवल में पहले एफ एक्स देख लिया क्या बनेगा, और इस इंटरवल के अंदर हमने इसको, मैंने तोड़ा क्यों, इसको मैंने इसलिए तोड़ लिया क्योंकि हमें दो जगह देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, देखो आपको क्या पता है कि 0 से अगर हम लोग 1 तक की बात करेंगे तो यहाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 पे बात करेंगे, 1 पे, इस 1 पे, यहाँ पर 1 की वैल्यू हमारे पास में 1 रहेगी। तो हम लोग इधर वाला ये बीच वाला हिस्सा अलग डिफाइन कर लेते हैं, जो कि मैंने डिफाइन कर लिया कि 0 से 1 तक है ना, 0 से 1 तक अलग डिफाइन कर लिया, और x इज इक्वल टू 0 पे मैंने अलग डिफाइन कर लिया, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको तोड़ा इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा गोफ एंड फोग, ठीक है। पहले मैं फोग निकालता हूं, एफ ओ जी एक्स निकालता हूं। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है, एफ ऑफ जी एक्स है ना, ऐसे ही करके निकलेगा ना, ठीक है ना मेरे भाई, फोग का मतलब तो यही है। अब मेरी बात सुनो, जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स क्या है, ठीक है ना, आपके पास में जी एक्स क्या है, मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रहा यार, ठीक है ना, एक बार मैं किताब उठा लूँ जरा, थोड़ी सी देख लूँ, इसमें सरल कर लूँगा इसको थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक जा रहा हूँ मैं, ठीक जा रहा हूँ, ठीक है। तो gx की तो दो वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब हमारे पास में gx की जब दो वैल्यूज हैं, इस इंटरवल के लिए तो अलग है, इस इंटरवल के लिए आपके पास में अलग है, तो यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां बन जाएगा आपके पास में f0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे 0, और यहाँ पे g f1 बन जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हम 1 लेंगे
भाई ये आपके पास में इसका मतलब क्या है कि जी 0 है और जी 1 है ना, जी 0 है जी 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 और 1 लिखेंगे। ये तो कब है, जब x वैल्यू ले रहा है 0 to 1 में से, एंड ये तब है जब x इज इक्वल टू 1 है। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, तो ये आपका बन जाएगा f0 का वैल्यू, f0 पे तो 0 है, ठीक है ना। एंड जब x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 पर जब x की वैल्यू इसमें से आ रही है तो fx की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये 1 है। तो यानी कि जब x बिलोंग्स टू 0,1 है तो वैल्यू 0 है, और x इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 है, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है। अब आप निकालिएगा गोफ ना, गोफ निकालते हैं, GOF विच इज इक्वल टू GOFX, एंड fx क्या है, GOFX। हमने इस इंटरवल में तो इसकी वैल्यू एक ही वैल्यू डिफाइन हुई है 1, तो GF1 है ना आपके पास में, fx की वैल्यू कितनी है 1 है, तो G1, और G1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू G1 की कितनी है 1 है। ओहो देखो मामला गड़बड़ा गया, बिल्कुल गड़बड़ा गया। यहां पर गोफ 2 वैल्यू दे रहा है इस इंटरवल के अंदर कि जब 0 और 1, और फोग 2 वैल्यू दे रहा है 0 और 1, और गोफ जो है केवल एक वैल्यू दे रहा है। तो फोग जो है तथा गोफ इंटरवल 0,1 में संपाती नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग, मैंने कोशिश करिए पूरी थोड़ा सा समझ के इसको करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। बड़ी खुशी है भाई साहब, 4 घंटे की क्लास निपटाई है आज मैंने, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बेटा, ऐसे मैंने रफ बहुत जल्दी कर दिया ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, एंड 18 के अंदर हमें क्या कहा गया है, 19 के अंदर कि समुच्चय है आपका a, b में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी, तो भैया इसमें होगी 10। देखो सुनो, देखो कैसे होगी। अगर मैं a स्टार b करता हूं, मतलब मान के चलो कि हमने एक संक्रिया डिफाइन करते हैं कि a स्टार b करता हूं, तो रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, या तो रिजल्ट आपका a आएगा, है ना, इसके रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, a आएगा या b आएगा, ठीक है ना आपके पास में। तो मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं अच्छे से समझाने के चक्कर में हूँ, लास्ट क्वेश्चन जल्दबाजी में करना नहीं चाहता क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है टेक्निकल, मैं समझा देता हूँ आपको। चलिए भाई, हाँ अब समझाता हूँ, देखो मैंने करके थोड़ा सा देख लिया पहले ही, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए उसने कहा है कि ये सेट है मेरे पास में ए, और इसको मैं ए कह लेता हूँ। अच्छा, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन होता है, स्टार कोई भी होगा, वो ए क्रॉस ए से ना, ए के अंदर ही तो होगा, यानी कि स्टार आपके पास में अगर देखूं तो आपके पास में a, b से, है ना, क्रॉस a, b से कहां पर होगा, a, b के अंदर होगा, ठीक है ना। तो देखो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो a b b क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, कार्तीय गुणनफल कर देता हूं तो ये आपके पास में a b आ जाएगा। अब देखो कितने बनेंगे भाई साहब, कितने यहां से कितने ऑपरेशंस बन सकते हैं, 1 2 3 4, 2 की घात 4, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए, है ना, 2 ऑप्शन है, इसके लिए भी 2 ऑपरेशन बन सकते हैं। सुनो मेरी बात, अगर मैं इन दोनों को लेके चलता हूं तो इसके कोरस्पोंडिंग रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है मुझे, ए भी आ सकता है आंसर में, बी भी आ सकता है, क्योंकि हमारा कहाँ जा रहा है भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो आप लोग। अगर मैं ए स्टार ए निकालूंगा तो ए स्टार ए के अंदर मेरे पास 2 रिजल्ट आ सकते हैं, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। फिर ए स्टार बी निकालूंगा तो इसके रिजल्ट मेरा ए भी आ सकता है, बी स्टार ए निकालूं अगर मैं, ठीक है ना,
तो रिजल्ट ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। फिर अगर हम देखें बी स्टार बी देखें तो इसके भी दो रिजल्ट आ सकते हैं, ए भी आ सकते हैं, बी भी आ सकते हैं। मतलब हर एक कर्मितियुम के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। कितनी हैं? दो चॉइसेस हैं। तो अगर हम टोटल नंबर्स ऑफ चॉइस देखें क्रमचय संचय के हिसाब से, तो कुल हम लिख देंगे यहाँ कुल द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितनी आ जाएगी? 16। देखो इसका ऑप्शन बी सही है क्या? हाँ। तो ऑप्शन 19वें का बी। हाँ ठीक है। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होगी, अब इजाजत दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।